हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कक्षा में आपके लिए मैं कुछ नया लेके आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे संधि, अध्याय नंबर 6। संधि शब्दों का आकार संक्षिप्त पर उनके उच्चारण में सुगमता लाती है। यानी कि जो संधि है वो शब्दों का आकार संक्षिप्त कर देती है और उसके उच्चारण में सुगमता लाती है। जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में मिल जाते हैं। यह मेल संधि कहलाता है। अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। हिम जमा आलय, हिम आलय, यानी कि क्या बन गया ये, हिम जमा आलय हिमालय। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, सत जमा चरित्र, सच्चरित, सच्चरित। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। सु जमा आगत, स्वागत। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में मिल जाते हैं। जैसे हिम जमा हिम आले के साथ मिल गया तो क्या बन गया, हिमालय। देव इंद्र के साथ मिल गया तो क्या बन गया, देवेंद्र। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मेल हुआ है। मेल की इस प्रक्रिया से नवीन शब्दों की रचना हुई है, जैसे हिमालय, देवेंद्र, सच्चरित्र, स्वागत। इसके मेल के कारण ध्वनियों में जो परिवर्तन घटित हुआ है वही संधि है। यानी कि जब दो शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है तो उन्हें क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के प्रारंभ होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है तो ऐसे मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण, हिम जमा आलय, हिम जमा अ जमा आ, हिम जमा अ जमा आलय, तो वो क्या बन जाता है, हिमालय। यहाँ हिम शब्द में मां में निहित अ दूसरे शब्द आलय के में मिल गया है। दोनों स्वरों के मेल से हुई यह संधि स्वर संधि है। यानी कि हिम का अपना स्वर है, आलय का अपना स्वर है, लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो इनके स्वर से जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह क्या कहलाएंगे, स्वर संधि कहलाएंगे। ऐसे ही व्यंजन संधि, जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण होता है तब वहां व्यंजन संधि होती है। उदाहरण, सत जमा चरित्र, तो ये क्या होगा, सत चरित्र। तो व्यंजन संधि उन्हें कहते हैं जहां पर पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है, यानी कि क ख ग ये व्यंजन है। तो अगर ये कहीं होगा तो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण होता है तब वहां क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। यहाँ त दूसरे शब्द के प्रारंभ में आने वाला च के योग में परिवर्तन पाकर च में बदल गया है। यानी कि जो त है वो च के प्रारंभ में आया है तो इसलिए जो उसके योग से वो क्या बन गया है, च बन गया। अतः यहाँ व्यंजन संधि हुई है। अब तीसरा हम देखेंगे विसर्ग संधि। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग होता है तब विसर्ग संधि होती है। इसमें भी दूसरी ध्वनि स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकती है। उदाहरण, निर जमा मल, क्या बन गया,
निर्मल। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र हो गया है, अतः पहले शब्द में अंत में विसर्ग होने पर हुए मेल के कारण विसर्ग संधि कही जाती है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद के बारे में। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला, दीर्घ संधि। जब एक ही जाति के शब्द पास पास आ जाए तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। यह मेल दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे अ जमा अ क्या बन गया? आ। तो ये क्या कहलाएगा? दीर्घ संधि कहलाएगा। अब देखेंगे मत जमा अनुसार, तो ये क्या बन गया? मतानुसार। ऐसे ही आ जमा अ क्या बन गया? आ। विद्या जमा अर्थी, ये क्या बन गए? विद्यार्थी। ई जमा ई क्या बन गए? ई। ऐसे ही रवि जमा इंद्र रविंद्र। यहाँ पे ई का ही साउंड है, यहाँ पे आ की ही आवाज है। विद्या में भी आ की आवाज है और इसके बाद जो लग रहा है उसकी भी आ की आवाज है। ऐसे ही यहाँ पे भी छोटा आ की आवाज है, यहाँ पे भी छोटे आ की आवाज है। तो ये जो आसपास में लग रहे हैं वो समान है, तो इसलिए ये क्या बन गए? दीर्घ संधि। उपरोक्त उदाहरण में हम पाते हैं कि जाति के स्वर पास पास आने पर अनेक मेल से दीर्घ स्वर बन जाता है, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। हम दूसरा देखेंगे गुण संधि। यदि अ अथवा आ के पश्चात ई या ई के पश्चात उ या उ के पश्चात अथवा री हो तो क्रमशः दोनों पहले और बाद के स्वरों को मिलाकर ए ओ तथा अर हो जाता है। अब हम देखेंगे कैसे। अ जमा ई क्या बनेगा? ए। नर जमा इंद्र क्या बन गया? अब यहाँ पर इस शब्द में हम देखेंगे इसके अंत में र है, अ यानी कि छोटा अ, और इसके शुरुआत में ई। तो ये क्या बन गया? इन शब्दों को मिला दे तो ये क्या बन जाएंगे? नरेंद्र। अब ऐसे ही दूसरे उसमें देखेंगे, यहाँ है नर, यहाँ पे भी अ की आवाज है, यहाँ पे ई की आवाज है, तो ये क्या बन गए? ए। तो ये क्या बन, कैसे लिखेंगे इनको? न नर जमा इश क्या बनेगा? नरेश। तो इन्होंने वही बताया है कि अ आ ई उ री दोनों पहले और बाद के स्वरों को मिलाकर जो बनता है वो क्या बनता है? ए ओ तथा अर। अब ऐसे ही हम दूसरा कोई देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा है पर जमा उपकार। अब इसके अंत में क्या है? र, और इसके शुरुआत में क्या लिखा है? उ। तो ये अ और यहाँ पे छोटा अ का अ की आवाज है और यहाँ पे उ की आवाज है, तो छोटा अ जमा उ मिलकर क्या बनते हैं? ओ। तो ये क्या बन जाएगा? परोपकारी। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा है नव जमा उड़ा, तो यहाँ पे छोटे अ की आवाज है और यहाँ पे बड़े ओ की आवाज है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ओ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नवोड़ा। अब हम तीसरा देखेंगे वृद्धि संधि। अ या आ के परे ए या ए आ जाए तो दोनों स्वरों को मिलाकर ए हो जाता है, और अ या आ के परे ओ या औ आए तो दोनों मिलाकर अ होता है। ऐसी संधि वृद्ध संधि कहलाती है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम किसी शब्द के अंत में आ है, अ या आ की आवाज है, तो वो क्या बन जाता है? या बन जाता है। और अगर ए और ए की आवाज है तो क्या बन जाएगा? या बन जाता है। अगर अ और आ की आवाज है तो ए बनेगा,
अ, आ, ए, अगर इनमें से कोई किसी भी शब्द का अंत इससे हो रहा है तो वो क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। अब हम देखेंगे एक, तो ये क्या बन गए, अकैक, एकैक। तथा, जमा, एव। अब यहाँ पे बड़े आ का बड़े आ की आवाज है और यहाँ पे क्या लिखा है, ए, तो ये क्या बन जाएंगे, ए। तो यहाँ लिखेंगे तथैव। अब यहाँ पे देखेंगे अ या आ, ओ या ओ। अगर हम इसमें से किसी भी शब्द की आवाज इनमें से होती है तो वो क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें वन, औषधि। अब यहाँ पे क्या है, वन, न। अब न में किसकी आवाज है, छोटे आ की, और औषधि में बड़े ओ की, तो वो क्या बन जाएगा, ओ, तो बन जाएगा वनौषध। अब यहाँ पे महा, बड़े आ की आवाज है और यहाँ पे औषध, बड़े ओ की आवाज है, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा आ, जमा, बड़ा ओ क्या बन जाता है, ओ, महौषध। अब चौथा है यण संधि। ई या ई के बाद इससे भिन्न कोई स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। उ या उ के पश्चात इससे भिन्न कोई स्वर हो तो उ या उ का व हो जाता है। री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो री का र हो जाता है। जैसे ई, या ई, कोई अन्य स्वर क्या बन जाता है, य। यदि, अब यहाँ पे हम देखेंगे यदि में, द में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो उसमें किसका स्वर आ रहा है, छोटी ई का, और यहाँ पे अ का, तो ये क्या बन जाएगा, ई जमा अ क्या बन जाएगा, य। तो ये क्या हो गया, यद्यपि। अब ऐसे ही इति जमा आदि, तो यहाँ पे ई जमा बड़ा आ, तो ये क्या बन जाएगा, इत्यादि। अब ये ऐसे ही प्रति जमा उपकार, अब ये क्या बन गया, ई जमा छोटा उ, प्रयुक्तकार। अब यहाँ पे देखेंगे उ या बड़ा उ या ऊ, कोई अन्य स्वर व बन जाता है। कैसे, अब यहाँ है सु जमा अल्प, तो उ जमा अ क्या बन गया, व, तो ये क्या हो गया, स्वल्प। सु जमा आगत क्या बन गया, उ जमा आ, स्वागत। अनु जमा इत क्या बन गया, उ जमा ई, वी, तो ये क्या होगा, अन्वित। ऐसे ही यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। अब है अयादि संधि। ए, ओ या ओ के परे यदि कोई भिन्न विजातीय स्वर आ जाए तो ए का आए, अए, ए का आए, ओ का अव और ओ का आव हो जाता है। ऐसी संधि को अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए जमा अ, अए, ए जमा अ, आए, ओ जमा अ, अव, ओ जमा अ, आव, चे जमा अन, चयन, न जमा अक, नायक, भो जमा अन, पौ जमा अन, पावन। व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित होते हैं। अब देखते हैं, पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर या य, र, ल, व में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। यानी कि वर्णमाला में जो पहले वर्ण होते हैं जैसे क, च, ट, ये सारे पहले वर्ण हैं और ये जो है किसी स्वर से मिलकर
य, र, ल, व में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी कि वो क्या बन जाते हैं? ग, ज, ड, द, ब। जैसे दिक जमा गज, तो क्या बन जाएंगे? क जमा ग, क्या बन गया? दिग्गज। जगत जमा ईश, जगदीश। षट जमा आनंद, षडानंद। दिक जमा दर्शन, जमा भव तद्भव। सत जमा आचार, सदाचार। दूसरा नियम, हम इसका दूसरा देखते हैं। पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्गीय वर्णों में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। आइए कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। वाक जमा मैं, वानमय। पट जमा मास, पनमास। चित जमा मैं, चिन्मय। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। उत जमा मत, उन्मत्त। अप जमा मैं, अम्य। अब देखते हैं तीसरा, त के संबंध में विशेष नियम। क, त के बाद तवर्ग पवर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अर्थात ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, व या कोई स्वर आ जाए तो उसका द हो जाता है। जैसे तत् जमा अनुसार, क्या बनेगा? तदनुसार। तत् जमा भव, तद्भव। सत जमा आनंद, सदानंद। ऐसे ही अब ख देखेंगे। यदि त के बाद च या छ हो तो च तथा ज या झ हो तो ज में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार त से ड या ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उत जमा चारण, उच्चारण। उत जमा डयन, उड्डयन। सत जमा जन, सज्जन। उत जमा लास, उल्लास। अब ग, यदि त के बाद श हो तो त के स्थान पर च और श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास, उच्छ्वास। उत जमा शिष्ट, उच्छिष्ट। अब घ, त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उत जमा हार, क्या होगा? उद्धार। अब यहीं पर उत जमा हरण, क्या होगा? उद्धरण। अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। छ के संबंध में विशेष नियम। किसी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जोड़ दिया जाता है। जैसे आ जमा छादन, तो क्या होगा? आच्छादन। अब यहाँ पर अ के बाद क्या है? छ, तो छ का क्या बन जाता है? च, तो आच्छादन। वृक्ष जमा छाया, क्या हो गया? वृक्ष छाया। यही परि जमा छेद, परिच्छेद। अब इसका पांचवा नियम देखते हैं। म के संबंध में विशेष नियम। क, यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म उसी वर्ग के अंतिम वर्ण ड, ज, न, म अथवा अनुस्वर अंग में बदल जाता है। जैसे सम जमा गति, संगीत। परम जमा तू, परंतु। सम जमा बंध, संबंध। सम जमा ध्या,
संध्या। अब ख देखते हैं। म से पूर्व म का द्वित्व हो जाता है, जैसे सम जमा मुख सम्मुख, सम जमा मान सम्मान। यानी कि अगर कोई स्वर अगर किसी शब्द में म है तो वह म का द्वित्व बन जाता है, दो बन जाते हैं, जैसे सम्मान, यहाँ पे आधा माँ और पूरा माँ लग रहा है, और सम जमा मान, यहाँ पे भी आधा माँ और पूरा माँ, सम्मान। अब ग देखेंगे। यदि म के बाद कोई अंतःस्थ य र ल व अथवा ऊष्म श स ह व्यंजन हो तो म का अनुस्वार होता है, जैसे सम जमा शय, तो क्या होगा? संशय। सम जमा योग संयोग, सम जमा सार संसार। तो यानी कि अगर य र ल व यानी कि अंतःस्थ व्यंजन होंगे या फिर ऊष्म व्यंजन जैसे श श स ह ये व्यंजन होंगे तो वो क्या बन जाता है? म बन जाता है। इस नियम के अपवाद परंतु सम जमा राट सम्राट में अनुस्वार नहीं होता है। अब छठा नियम देखेंगे। यदि री र और श के बाद न हो परंतु इनके मध्य कोई स्वर या पवर्ग का कोई व्यंजन अनुस्वार य व ह में से कोई वर्ण हो तो न का न हो जाता है, जैसे रि जमा न ऋण, प्र जमा मान प्रमाण, राम जमा आयन रामायण, परि जमा मान परिमाण। परंतु चवर्ग तवर्ग तवर्ग श और स आने पर न का न नहीं होता, जैसे दुर जमा जन दुर्जन। अब यहाँ पे भी र और ज है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? दुर्जन। जमा मान निर्वतमान। अब इसका सातवां देखते हैं। यदि स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है, जैसे नि जमा सिद्ध, क्या होगा? निषिद्ध। सु जमा सुप्ति सुषुप्ति। अभी जमा सेक, क्या होगा? अभिषेक। वि जमा सम विषम। इस नियम के अपवाद विस्मरण अनुस्वार अनुस्वार अनुसरण बन जाते हैं। अब देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के नियम निम्न प्रकार हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर्ग हो तथा विसर्ग के बाद च या छ होने पर श हो जाता है। विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर श हो जाता है तथा त थ होने पर स हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि संधि के अलग अलग तरह के नियम होते हैं जिसके द्वारा हम संधि विच्छेद करते हैं। तो आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।